अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर B1 के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ मैं सैयद फ़ाखर हसनैन आपसे बात कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। काइंडली आप मुझे चैट बॉक्स के थ्रू कंफर्म करें प्लीज़। सबको मेरी आवाज़ आ रही है और सबको स्क्रीन भी शेयर हो रही है। बस 1 मिनट हम वेट करते हैं, 1 से 2 मिनट, ताकि किसी और को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाए। मीन वाइल हम कल जिस टॉपिक पे थे हम वापस आते हैं उस पर। तो हमने, अगर आप मुझे याद दिला दें, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी शुरू कर दी थी और हमने इसके कितने पॉइंट्स लिख लिए थे, ज़रा मुझे कंफर्म कर दें आप। शाबाश। 3 पॉइंट हमने लिख लिए थे। वेरी गुड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तक लिख लिया था यानी है। चले बस फिर हम एक एक मिनट में इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करते हैं आगे से। और इसके 6 पॉइंट और हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि पूरे 6 हो जाएं तो अच्छी बात है, पर क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है तो कभी आस पास हो जाता है, तो देखते हैं कितने पॉइंट कवर कर पाते हैं। चलिए, जो अब हम स्टार्ट करने लगे। चलिए, तो फर्स्ट टाइम भी अटेंटिव हो जाए आप सारे लोग। मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ ये तीनों पॉइंट में हमने कल क्या पढ़ा था। पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि गैसेस में आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ना एटम्स मिलते हैं, ना आइंस मिलते हैं। डिटेल पे अगर बात हुई थी इस पे, अगर किसी ने लेक्चर मिस किया तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसको यकीनन, पर दोबारा पूरी तफसील से बात नहीं कर पाएंगे। रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने कहा था कि गैस में हमारे पास कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ना आपको एटम्स मिलते हैं और ना आपको आइंस मिलते हैं। तो गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। गैसेज में मॉलिक्यूल होते हैं और गैसेज में आपको ना आइंस मिलते हैं ना एटम्स। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या बोला था कि नेचुरल, अल्लाह ताला की तरफ से नेचर ने ये डिज़ाइन किया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, सॉलिड हमारा टॉपिक नहीं है पर वो पूरे कंपैरिजन में पढ़ाया था मैंने, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपके हुए होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, और जो गैस के पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। आईएमएस मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है। और फिर मैंने ये बात क्लियर की थी कि ये सॉलिड और लिक्विड के लिहाज से बात हो रही है। डिस्टेंस को अपने लिहाज से मत सोचिएगा कि आपके लिहाज से ज़्यादा डिस्टेंस क्या होता है। गैस का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, उसके लिहाज से बात हो रही है कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैसेज हैं उनमें जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर हो गई सबको ये बात? उसके बाद हमने फिजिक्स थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए बात कही थी कि क्योंकि डिस्टेंस का फोर्स से इन्वर्स रिलेशन, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स कम होगी, जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी। रिलेशन इनका इन्वर्स है। लिहाजा क्योंकि गैसेस में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं और स्पेसेस ज़्यादा होने का मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
तो इनवर्स रिलेशन की वजह से उनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम, और इतनी कम है कि अगर आप उसको नेग्लेक्ट भी कर दें, इग्नोर भी कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ऐसे पढ़ लो आप कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई इन्फ्लुएंस, कोई असर, कोई इफेक्ट ना होने के बराबर। चलें, तो ये मैंने आपको कल के लेक्चर के तीनों पॉइंट रिवाइज कर दिए। इन केस से किसी के पास अगर लिखे हुए नहीं है ये, तो वो आज का लेक्चर रफ काम कर ले, ताकि वो अगले वीक जब आए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी का पूरा काम मंगवा लूंगा, तो वो काम पूरा कर लेगा, और किसी को जगह छोड़नी है तो जगह छोड़ दें इनके हिसाब से, ताकि काम प्रॉपर हो जाए। तो ये जो आप फैसला करना चाहें, क्योंकि फिजिकल लेक्चर की तरह आपका 2 साल के बराबर में तो है नहीं कि आपने झांक के देख लिया कि यार कितनी जगह छोड़नी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखें। अब एक हेडिंग आपको दिख रही है फ्री मोशन के नाम से, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी, लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर किसी ने हैबिट बना ली लेक्चर को लाइव देखने के बजाय मांगने की, तो फिर उसको मना भी किया जाएगा, क्योंकि लाइव लेक्चर इसीलिए इनकाद किया जा रहा है इनका कि लाइव लेक्चर का अपना कोई मुकाबला ही नहीं है, जाहिर सी बात। तो आप मेक श्योर करें कि आप लाइव लेक्चर पर रहें, पर क्योंकि हर किसी के साथ मसले हो सकते हैं लाइट के, इंटरनेट के और दूसरे, लिहाजा इस बात को मेक श्योर किया हमने कि आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो, तो लेक्चर को रिकॉर्ड ज़रूर कर रहे हैं। और उसका मैकेनिज्म होगा, ये नहीं होगा कि आपने एक हैबिट बना ली कि आप घर में सो रहे हैं लेकिन आपने ये सोच के लेक्चर ज्वाइन नहीं किया कि यार हम रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अब फ्री मोशन की हेडिंग, हाँ मैंने इसीलिए कहा लाइट वगैरह चली जाए और ये सब हो जाए। चलो, ये तो पार्ट है ना लाइफ का, होता है वहाँ। अच्छा जी, तो फ्री मोशन की हेडिंग आपको दिख रही है, ये पॉइंट नंबर 4 नहीं है, ये पॉइंट नंबर 3 का पैरा 2 है। ठीक है, अब आपको सुनना है गौर से। देखो, फिजिक्स के लिहाज से मोशन का जिक्र आ रहा है, तो फिजिक्स के बगैर तो समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स के लिहाज से किसी भी बॉडी को मोशन करने के लिए 3 शर्तें, किसी भी बॉडी की मोशन करने के लिए कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि उसके पास एनर्जी हो, दूसरी शर्त यह है कि उसके पास स्पेस हो, जगह। जैसे गाड़ी में कितना भी फ्यूल डला हुआ हो लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसी होगी तो नहीं चल पाएगी, स्पेस नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट है एनर्जी, दूसरी रिक्वायरमेंट है स्पेस, और तीसरी शर्त है उसको कोई रोकने वाला ना हो, यानी कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई पकड़ा हुआ ना हो, रोकने वाला ना हो। अब जरा ये तीनों बातें आप गैस के मॉलिक्यूल पे अप्लाई करें, मैंने इसीलिए रिवाइज किया कि कोई बहाना ना करें, काम भले आपके पास नहीं होगा पर रिवीजन मिल गया आपको। अब जरा ये तीनों पॉइंट आप गैस के ऊपर अप्लाई करें। हुज़ैफा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने का प्रोसीजर ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, तो आप टेंशन ना लें, रिकॉर्ड आप ही के लिए हो रहा है, जाहिर सी बात है, हम लोग खुद तो रिकॉर्डिंग देखेंगे नहीं। तो वह आपको यकीनन प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि आप किस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर अपने पास ले सकते हैं और देख सकते हैं, वो आपको बता दिया। अच्छा, अब जरा तीनों बातें अप्लाई करें आप गैस मॉलिक्यूल पे, शाबाश। ये जो 3 पॉइंट हमने पढ़े, इनको सामने रखते हुए तीनों बातें जहन में लाएं। पहले पॉइंट में मैंने कहा एनर्जी, तो गैस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी मौजूद है। आपको पता है दुनिया की हर बॉडी को अल्लाह ताला ने टेम्परेचर की शक्ल में एनर्जी दी है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा एनर्जी कम होगी, पर कोई ऐसा कोई ऐसी बॉडी है नहीं जिसका टेम्परेचर ही ना हो। तो दुनिया की हर बॉडी के पास आपको पता है एनर्जी अवेलेबल है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, एनर्जी मौजूद है। दूसरी शर्त स्पेस चाहिए, तो आपको पता है यहाँ तो स्पेस की भरमार है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस तो बहुत ज़्यादा है। तो स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? स्पेस बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि स्पेस अवेलेबल है, 2 शर्तें पूरी हो गई। और तीसरा लिखा हुआ है, तीसरी शर्त क्या थी कि कोई रुकावट ना हो। तो यहाँ हमने पॉइंट नंबर 3 में क्या पढ़ा कि हर मॉलिक्यूल आज़ाद है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। तो इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल को तीनों मजे हैं, एनर्जी उसके पास है, जगह उसके पास है, रोकने वाला कोई है नहीं। इन सारी बातों को मिलाकर किताब कहती है कि जो गैस का मॉलिक्यूल है ये कैसी मोशन कर रहा है? फ्री मोशन कर रहा है। फ्री मोशन का मतलब कि जहां इसको जगह मिलेगी ये वहां जाएगा, इसको कोई रोकने वाला
नहीं, दिस इज कॉल्ड फ्री मोशन। तो फ्री मोशन बहुत तगड़ा पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करना आपने। मैं भी इसको लिखवाने लगा हूँ, आपको मैं क्लियर कर दूँ एक दफ़ा और कि गैस के मॉलिक्यूल के पास स्पेस भी अवेलेबल है, एनर्जी भी उसके पास है, और नेग्लिजिबल फोर्सेस की वजह से कोई रोकने वाला भी नहीं है। लिहाजा गैस की मोशन का नाम रखा है फ्री मोशन। फ्री मोशन का मतलब वो आज़ाद है, किसी भी तरह की उसको मोशन करने में कोई परेशानी नहीं है। दिस इज कॉल्ड फ्री मोशन। तो आप पॉइंट नंबर 3 का पैरा 2 लिखे, शाबाश पूरी क्लास। पॉइंट नंबर 3 का पैरा 2 लिखेंगे आप मेरे साथ। अच्छा भाई, फ्री मोशन पॉस्टुलेट का हिस्सा है, पर ये पॉइंट नंबर 4 नहीं है, पॉइंट नंबर 3 का पैरा नंबर 2 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? चलिए लिखे, ड्यू टू लार्ज स्पेसेस, ड्यू टू लार्ज स्पेसेस एंड नेग्लिजिबल फोर्सेस, ड्यू टू लार्ज स्पेसेस एंड नेग्लिजिबल फोर्सेस, एंड नेग्लिजिबल फोर्सेस, एंड नेग्लिजिबल फोर्सेस, the molecules of gases are, the molecules of gases are in free motion, the molecules of gases are in free motion, the molecules of gases are in free motion। चलिए भाई, अब किसी को फ्री मोशन में अगर कोई रिपीट करवाना है तो बता दे, अदरवाइज पॉइंट नंबर 4 पे चले। हाँ, ये थर्ड पॉइंट का पार्ट 2 नहीं बोले आप, इसको ऐसे डिस्टर्ब हो जाए। ये थर्ड पॉइंट का पैरा 2 है, कोई हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी है। ठीक है, फ्री मोशन की हेडिंग नहीं डालनी है, जस्ट आपने पैरा 2 में लिखना है, और अब बहुत से बहुत उसको फ्री मोशन को अंडरलाइन कर। किसी ने अगर हेडिंग डाल दी है तो मना नहीं है, पर उसको पॉइंट 4 नहीं बोलना आप, पॉइंट 3 का पैरा 2 है। आई होप कि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलिए पॉइंट नंबर 4। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है अगर आप देखें स्लाइड में, तो पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि गैस दुनिया में दो तरह से मिलेगी, और आपको अपने आसपास मिलेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए कि आप बोले सर कोई आसमानी बात पढ़ा। या तो गैस कंटेनर में होगी, जैसे गैस का सिलेंडर होता है, या जो गैस होगी वो कंटेनर लेस होगी, जैसे कि गाड़ियों का धुआं होगा, सिगरेट का धुआं होगा, किचन से निकलने वाली गैस होगी अगर आप चूल्हा बंद करना भूल जाए। तो दो सूरतों में दुनिया में गैस होती है, या तो कंटेनर के अंदर बंद होगी या आज़ाद होगी। अब अगर वो कंटेनर में बंद है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम है, लिहाजा उसको बोलेंगे उसका वॉल्यूम मेजरेबल, उसका नाम रखेंगे रेयर वॉल्यूम। और अगर वो कंटेनर लेस है तो हम बोलेंगे ये आज़ाद है। आज़ाद होने का मतलब है कि ये अपना वॉल्यूम मुसलसल बढ़ा रहा है। गाड़ियों का जो धुआं होता है वो सिर्फ ये नहीं कि सड़क पे रहता है, वो आसपास के घरों तक भी पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि वो कंटेनर लेस है, लिहाजा वो आज़ाद है, वो मुसलसल अपने वॉल्यूम को बढ़ाता है। इस वॉल्यूम को बोलते हैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। मिसाल के तौर पे जो गैस का सिलेंडर सीएनजी का आप गाड़ियों में डलवाते हैं वो 7 लीटर का या 10 लीटर तक का होता है। तो कोई आपसे पूछे इसमें कितनी गैस भरी हुई है, तो आप बता सकते हैं कि भाई 7 लीटर है। तो जब तक गैस कंटेनर में बंद होगी उसका वॉल्यूम मेजरेबल होगा, नापा जा सकेगा, उसका नाम रखेंगे रियल वॉल्यूम। और अगर वो कंटेनर लेस होगी तो उसका वॉल्यूम मेजर नहीं किया जा सकेगा, वो आज़ाद होगी, वो फैलती रहेगी, इसको बोलेंगे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब किताब चाहती है कि आप इन दोनों को कंपेयर करो।
हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप B1 किताब चाहती है कि आप इन दोनों को कंपेयर करो, यानी रियल वॉल्यूम को और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कंपेयर करो। तो रियल वॉल्यूम मैंने आपको बताया, गैस सिलेंडर है 5 लीटर का, 10 लीटर का, 12 लीटर का, 20 लीटर का। इसके मुकाबले में गैस अगर हवा में आज़ाद है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, आप सोचो कितना होगा, क्यों मुसलसल बढ़ रहा है, कैदी नहीं है कोई। तो वो 100 लीटर भी होगा, 1000 लीटर भी होगा, 10,000 लीटर भी होगा, 20,000 लीटर भी होगा। अब सोचो, एक वैल्यू है 5, 12, 10, 8 और एक वैल्यू है 10,000, 15,000, 20,000। तो किताब का मानना यह है कि जो रियल वॉल्यूम होता है, जो कंटेनर वाला वॉल्यूम होता है, वो बहुत कम होता है, और जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है, जो कंटेनर लेस वाला वॉल्यूम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई, रियल वॉल्यूम बहुत कम होता है और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। और जब दोनों के नंबर कंपेयर करो, का नंबर, यानी एक की वैल्यू 8 और एक की वैल्यू 8,000, एक की वैल्यू 10 और एक की वैल्यू 10,000, तो पता चलेगा कि जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि जो रियल वॉल्यूम है उसको आप ऑक्यूपाइड के नज़दीक नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर। तो पॉइंट नंबर 4 तीन बातें पढ़ाना चाह रहा है, लिखने के लिहाज से बहुत छोटा पॉइंट है। गैस अगर कंटेनर में बंद है तो उसका वॉल्यूम रियल, अगर कंटेनर लेस है तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। और रियल वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम है और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और वो मजीद बढ़ता है, यानी ज्यादा पे भी रुकता नहीं है, मजीद बढ़ता है, जबकि रियल फिक्स होता है। तो रियल वॉल्यूम की ऑक्यूपाइड के नजदीक कोई हैसियत मैथमेटिकली। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 4 आखिरी पॉइंट में ये बोल रहा है, अगर आप पढ़ें तो जो रियल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, किसके मुकाबले में, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं, उसके बाद चैट बॉक्स में आप मुझे कंफर्मेशन देंगे। पूरी क्लास जरा लिखिए, हेडिंग डालें वॉल्यूम, और वॉल्यूम की हेडिंग में लिखे द रियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस the real volume of a gas is negligible. The real volume of a gas is negligible. The real volume of a gas is negligible as compared to is negligible as compared to its occupied volume, as compared to its occupied volume, as compared to its occupied volume. As compared to its occupied volume. चलिए अब मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दें, शाबाश। क्या आपको बात क्लियर हो गई है कि रियल वॉल्यूम क्या है, ऑक्यूपाइड क्या है, नेग्लिजिबल का मतलब क्या है? फीडबैक बड़ा ज़रूरी है, ऑनलाइन में आप सामने नहीं है तो आप मुझे बता दिया करें कि कोई मसला है, अगर मसला नहीं है तो भी बता दिया करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ फिर। चले पॉइंट नंबर 5 की एडिंग डाल दें, आपको पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया, वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 5 की एडिंग डाल लेंगे सब। बिल्कुल हेजिटेशन नहीं दिखानी आपने, आप 5वां लेक्चर ले रहे हैं आज, और आपको अंदाज़ा हो गया कि मेरे स्टाइल का भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो हेजिटेशन नहीं दिखानी आपने, कोई भी मसला हो, छोटा बड़ा लगे, क्वेश्चन कर ले फ़ौरन के, सर ये मसला है, क्लियर कर। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 5 की आपने हेडिंग डालनी है, दैट इज इलास्टिक कूलिंग।
पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि भाई गैस के पास है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल को आपने यानी गैस को आपने बंद कर दिया कंटेनर में। अब नॉन लिविंग बॉडी है, उसे क्या पता वो कंटेनर में बंद है, तो मॉलिक्यूल तो अपने मिजाज पे चलेगा, उसके मिजाज में फ्री मोशन शामिल है। अब जब वो फ्री मोशन करेगा भाई, तो रास्ते में कंटेनर की छत आएगी जिसको पिस्टन बोलते हैं, रास्ते में कंटेनर की वॉल आएगी जिसको वॉली बोलते हैं, और रास्ते में दूसरे मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। कंटेनर में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो किताब का मानना है कि देयर आर लॉट ऑफ कोलिजन, बहुत सारे कोलिजन होंगे, कभी पिस्टन से, कभी वॉल से, कभी आपस में, और क़यामत तक होते रहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल फ्री मोशन तो छोड़ने नहीं वाला, ज़्यादा वो टकराता रहेगा, बार 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 टकराता। तो देयर आर लॉट ऑफ कोलिजन्स, और किताब का मानना यह है कि जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे के सारे इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। अब जिनको इलास्टिक भूल गया क्योंकि मैट्रिक में पढ़ा था, और मैट्रिक जाहिर सी बात है टाइम भी हो गया, फिर आप पेपर नहीं होने की वजह से आपने सब जहन से भी निकाला पूरी जान लगाकर। तो इलास्टिक का मतलब मैं याद दिला रहा हूँ, इलास्टिक का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इस तरह से टकराएगा कि टकराने की वजह से उनकी एनर्जी कम ज़्यादा तो होगी, पर उनकी टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एनर्जी का ना वेस्ट होगा ना वो क्रिएट होगा। मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स देखें। जी जी, गैस मॉलिक्यूल, और हम गैस का टॉपिक चल रहा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज फॉर गैसेस पढ़ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 जूल है और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 15 जूल, और टोटल जो एनर्जी है वो 25 है। अब मॉलिक्यूल आपस में टकरा गया, और टकराने की वजह से 10 वाले की एनर्जी 12 हो गई। तो किताब का मानना यह है कि क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, लिहाजा 15 वाले की एनर्जी लाजमी 13 हो जाएगी, और टोटल एनर्जी अभी भी 25 ही रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, पेपर में इलास्टिक कोलिजन लिखने के नंबर है, पेपर में इलास्टिक कोलिजन बताना नहीं है कि क्या होता है। पेपर में तो आपने लिख दिया इलास्टिक कोलिजन है, नंबर मिल जाएंगे, पर कोई आपसे पूछेगा यार इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, और आप बोलो यार ये तो सर ने बताया नहीं, तो ये गड़बड़। तो मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से टकरा रहे हैं कि उनकी एनर्जी कम ज़्यादा तो हो रही है, पर टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो क्रिएट हो रही है ना वो वेस्ट हो रही है। दिस कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया भाई, एक दफ़ा और सुने आप, फिर मुझे कंफर्मेशन देना आपने। पॉइंट नंबर 5 ये बोल रहा है कि गैस के पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, गैस को बंद कर दिया कंटेनर में, मॉलिक्यूल कर रहे हैं फ्री मोशन, फ्री मोशन करेंगे तो रास्ते में वॉल्स आएंगी, पिस्टन आएगा, मॉलिक्यूल आपस में भी आएंगे एक दूसरे के, तो वो सारे के सारे एक सब कोलिजन करेंगे, कभी वॉल से, कभी पिस्टन से, कभी आपस में, और जितने कोलिजन वो करेंगे ये सारे के सारे, ऑल दीज कोलिजन आर इलास्टिक कोलिजन, यानी एनर्जी का ना वेस्ट होगा ना एनर्जी क्रिएट होगी, जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। चलें, शाबाश लिखें आप, और फिर मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन देना। पहले लिख लो। ड्यू टू फ्री मोशन, ड्यू टू फ्री मोशन, ड्यू टू फ्री मोशन, molecules of gases are नहीं आएगा भाई, molecules of gases, due to free motion molecules of gases collide with, due to free motion molecules of gases collide with wall of container। अच्छा, पिस्टन वॉल में शामिल है, ठीक है। collide with wall of container, collide with wall of container as well as each other, collide with wall of container as well as each other, as well as each other। हाँ भाई, as well as each other, comma, all these collisions are perfectly elastic।
all these collisions are perfectly elastic. All these collisions are perfectly elastic. चलिए अब चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन दे, शाबाश। कोई भी अगर मसला है, हाँ मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला देखो गैस बनती है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल को कंटेनर में किया बंद। फिर आज के लेक्चर में शुरू में मैंने पढ़ाया कि मॉलिक्यूल फ्री मोशन करता है, यानी वो टिकता नहीं है, उसने चलते रहना है, क़यामत तक चलते रहना है, वो टिकेगा नहीं। तो आप इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल है, कंटेनर में बंद है, और कंटेनर में बंद होने की वजह से वो चल रहा है, तो रास्ते में क्या आएंगे, कंटेनर की वॉल्स आएंगी, और पिस्टन भी आएगा और दूसरे मॉलिक्यूल भी आएंगे, तो वो सब आपस में टकराएंगे। पर टकराने से उनकी एनर्जी के ऊपर, टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको फिजिक्स वाले कहते हैं कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पे एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय। अगर आप मेरा ये चैट बॉक्स के नंबर देखें तो समझ में आ जाएगा। पहले भी 10 और 15 25 थे, अब 12 और 13 हो गए, चेंज हो गए, पर अभी भी कितने 25 हैं। टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला ड्यू टू फ्री मोशन, ड्यू टू फ्री मोशन molecules of gases due to free motion molecules of gases collide with molecules of gases collide with wall of container, collide with wall of container as well as each other, collide with wall of container as well as each other, as well as each other, as well as each other, comma, all these collisions are elastic collisions, या all these collisions are perfectly elastic, एक ही बात। all these collisions are perfectly elastic कह लो, या all these collisions are elastic। और हम यहाँ पे प्रेशर का भी कोई अमल दखल नहीं है, नॉर्मल कंटेनर की बात हो रही है, उसमें कोई प्रेशर वेशर नहीं लग रहा, लिहाजा अभी उसका जिक्र करना सही नहीं है, आपको पॉइंट डिस्टर्ब करेगा आपका माइंड। एक आम सा कंटेनर है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रेशर अलग से कोई बात नहीं हो रही, जनरल सी बात हो रही है, मॉलिक्यूल चल रहा है, कोलाइड कर रहा है, और इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। प्रेशर से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं, आएगा तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और कोई सवाल किसी के पास? क्लियर हो गया भाई सबको? चले जी, तो अब अगले दो पॉइंट जो हैं वो पेयर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 6 और 7 पेयर में पढ़ते हैं। आप पेयर में पढ़ने का मतलब है कि एक साथ पढ़ेंगे और फिर मैं लिखवाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 6 सुने आप, अब तक का सबसे आसान पॉइंट है ये, अगर आसानी रहे तो अच्छी बात। पॉइंट नंबर 6 के बोलता है कि जी 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 बिल्कुल, कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल टू गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम, या गैस का अपना वॉल्यूम कह लो आप, एक ही बात है। जब मॉलिक्यूल ही गैस बनाते हैं तो वो गैस का वॉल्यूम भी कहला सकता है और गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कहला सकता है। बिल्कुल ओके बात है, सही बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा भैया, पॉइंट नंबर 6 से बोल रहा है कि मॉलिक्यूल कंटेनर में बन रहा है। गौर से सुनना है, आसान पॉइंट पर गौर से सुनना। मॉलिक्यूल कंटेनर में बंद है और वो फ्री मोशन कर रहा है। फ्री मोशन करते करते उसने पहला कोलिजन किया पिस्टन से, फिर मुड़ गया, वो टकरा गया, जैसे बॉल टकरा के दीवार से वापस आती है, वहां से मुड़ा वो। फिर दूसरा कोलिजन उसने किया कंटेनर की वॉल से, फिर तीसरा कोलिजन उसने किया फिर कंटेनर की एक और वॉल से, फिर चौथा कोलिजन किया उसने कंटेनर की एक और वॉल से, फिर पांचवा कोलिजन जो है उसने किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल से किया, क्योंकि कंटेनर में मॉलिक्यूल तो भरमार है।
तो मैंने आपको 5 कोलिजन का बातों बातों में जिक्र किया, आपको उसका जहन में इमेज बनाना है, तब समझना है। पहला कोलिजन पिस्टन से, दूसरा वॉल से, फिर तीसरा भी वॉल से, फिर चौथा मतलब किसी और वॉल से, फिर चौथा किसी और वॉल से, फिर पांचवा आपस में। तो देयर आर 5 कोलिजन्स जो कि मैंने पढ़े। अच्छा, मॉलिक्यूल की फ्री मोशन कर रहा है तो वो और भी कोलिजन करेगा, आपस में टकराएगा, फिर चलेगा, फिर पिस्टन से टकरा जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट कोलिजन्स। मैंने उसमें से 5 पढ़े। कितने पढ़े? मैंने उसमें से 5 कोलिजन पढ़े और पढ़ाई रोक दी। अब किताब कहती है कि भाई तुमने जो 5 कोलिजन पढ़े, इसमें कोई से 2 कोलिजन अपनी मर्जी के ले लो, पर शर्त यह है कि वो लगातार होने चाहिए। 1 और 2 ले लो, या 2 और 3 ले लो, या 3 और 4 ले लो, या 4 और 5 ले लो, पर लगातार होने चाहिए। और उनके दरमियान का डिस्टेंस निकालो। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ कि ये करो तो समझो साइंटिस्ट कर रहा है, आप और मैं सोच रहे हैं, बस सोचने में पाबंदी नहीं, सोच रहे हैं। तो हमारे पास 5 कोलिजन थे, हमने उसमें से कोई से 2 ले लिए, और उन 2 कोलिजन का हमने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस निकाल लिया। 2 और 3 ले लिया, 1 और 2 ले लिया, 4 और 5 लगातार लेंगे। वो जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे फ्री पाथ। और मेरे हिसाब से सबसे कम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, कॉन्सेप्ट इसमें सबसे कम है। मॉलिक्यूल फ्री मोशन करता है, ये उसका मिजाज है। वो बेशुमार कोलिजन कर रहा है, ये भी उसका मिजाज है। इंसान सारे कोलिजन नहीं पढ़ सकता, वो इंसान की मजबूरी है। इंसान 4, 5, 6, 8 कोलिजन पढ़ सकता है। जितने कोलिजन आपने पढ़े उसमें से इंसान ने सेलेक्ट करने 2, पर ऐसे 2 कोलिजन सेलेक्ट करने जो क्या हो लगातार, और उनके दरम्यान का फिर क्या निकाल लेना है? डिस्टेंस। फिजिक्स में जैसे डिस्टेंस निकालते हैं 2 पॉइंट के दरमियान, उस डिस्टेंस का नाम है फ्री पाथ। अब जरा इसको लिखो और फिर क्वेश्चन लेता हूं मैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय the distance covered by the distance covered by molecules of gases, the distance covered by molecules of gases, the distance covered by molecules of gases between two consecutive कहते हैं लगातार को, एक के बाद एक, between two consecutive collisions, between two consecutive collisions, हाँ भाई, between two consecutive collisions called free path, called free path, called free path। चलो जी, चैट बॉक्स पे मुझे ओके दें, क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करें। आराम, क्या बात रिपीट करनी है? क्लियर करो। ऐसे पूरा तो मैंने 6 दफा बोला है, वही चीज मैं एक दफा और बोल दूंगा। जो बात तंग कर रही है वो रिपीट करवाओ। पॉइंट रिपीट करना है, एक्सप्लेनेशन रिपीट करनी है। नहीं, पॉइंट नंबर 6 में क्या रिपीट करना है? जो वर्डिंग लिखवाई है वो रिपीट करनी है, जो समझाया है वो रिपीट करना है। हाँ, ऐसा लिखा करो, क्लियर हो जाए। तो वर्डिंग मैंने क्या लिखवाई, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने लिखवाया द डिस्टेंस कवर्ड बाय, the distance covered by molecules of gases, the distance covered by molecules of gases between two consecutive collisions, between two consecutive collisions, between two consecutive collisions is called free path, is called free path। हाँ भाई, is called free path। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये क्लियर करें, बल्कि क्लियर नहीं करें, एक सवाल का जवाब दें सब। आप भी सवाल कर सकते हैं कि मैंने जो 5
कोलिजन लिए थे, एक पिस्टन वाला, फिर एक वॉल वाला, फिर दूसरी वॉल वाला, फिर तीसरी वॉल वाला, और फिर कोई बात नहीं यार, और फिर आपस में। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोलिजन नंबर 1 और 2 कोई ले लेगा, कोई 2 और 3 ले लेगा, कोई 3 और 4 ले लेगा, कोई 4 और 5 ले लेगा, तो आंसर सबके सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? यस, फर्स्ट B1, जो फ्री पाथ के आंसर आएंगे सबके, ये सेम आएंगे या डिफरेंट है? आंसर सेम आएंगे या डिफरेंट है? यानी कोलिजन नंबर 1 और 2 का डिस्टेंस, और 2 और 3 का डिस्टेंस, और 3 और 4 का डिस्टेंस, और 4 और 5 का डिस्टेंस सेम आएगा या डिफरेंट है? सोच के जवाब दें। अपने जहन में इसकी ड्राइंग लेकर आए, ड्राइंग लेकर आए अपने जहन में इसकी, कि कंटेनर से टकरा रहा है, फिर वहां से मुड़ा, फिर वॉल से टकराया, फिर वहां से मुड़ा, एक और वॉल से टकरा गया नीचे वाली, फिर वहां से मुड़ा, दूसरी वॉल से टकराया। इमेजिन करें, फिर फैसला करें। एक पिंग पोंग बॉल की मिसाल है इसकी। पिंग पोंग बॉल आप उछाल दें कमरे में, तो एक दफा टकराएगी, दूसरी दफा टकराएगी। नहीं, लेने तो कंजेक्टिव ही है, सिर्फ ये पूछा कि डिस्टेंस सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे। अब देखो भाई, अब जिन्होंने डिफरेंट बोला सोच के, उनको तो मैं बोलता हूँ ओके, जिनको बहुत से लोगों ने शुरू में सेम लिखा, ये थोड़ी खतरनाक बात थी मेरे लिए। और वजह मुझे इसकी ये लग रही है कि सोचे बगैर आपने फौरन से बोल दिया। देखो, मॉलिक्यूल एक नॉन लिविंग बॉडी है, नॉन लिविंग बॉडी का मतलब वो सोच के तो कुछ कर नहीं रहा। तो जब वो पिस्टन से टकराएगा और वापस चलना शुरू करेगा, तो अब अगली वॉल कितनी दूर आएगी उसे क्या पता। फिर वो वॉल नंबर 1 से टकरा के मुड़ेगा और दूसरी वॉल की तरफ जाएगा, तो दूसरी वॉल कितनी दूर है, कंटेनर कितना चौड़ा है, कितना पतला है, ये तो इंसान ने डिजाइन किया है ना। अगली वॉल कितनी दूर आएगी उसे क्या पता। फिर दूसरी वॉल से तीसरी वॉल का डिस्टेंस कितना है उसे क्या पता। फिर तीसरी वॉल के बाद रास्ते में मॉलिक्यूल कब आ जाएगा उसे क्या पता। मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हर दफा कोलिजन कब होगा, ये आप इसका आपको पता है, मॉलिक्यूल को इसका पता ही नहीं है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो हर दफा डिफरेंट हो। क्योंकि मॉलिक्यूल एक नॉन लिविंग बॉडी है, और उसको अपनी मर्जी से नहीं टकराना, वो तो तब टकराएगा जब रास्ते में ऑब्जेक्ट आए। और ऑब्जेक्ट कभी भी आ सकता है, खासतौर पे मॉलिक्यूल तो आपको पता है कभी भी आ सकते हैं ना। वो जो वॉल तो चलो फिक्स है, पर जो मॉलिक्यूल है दूसरे वो तो कभी भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोलिजन 1 और 2 लेंगे, 2 और 3 लेंगे, 3 और 4 लेंगे, 4 और 5 लेंगे, तो हर दफा जो आंसर आएगा वो डिफरेंट है। अभी भी किसी को ये डिफरेंट वाली बात क्लियर नहीं है, सभी आपने सेम लिखा है, तो मुझे बताइए प्लीज। हाँ, मैं जितने लोगों ने सेम लिखा था मुझे कंफर्मेशन दे दें कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद क्लियर है कि आंसर डिफरेंट आएगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो फिर क्लियर कर दें मुझे, अगर आवाज आ रही है तो क्लियर कर दें कि ये बात क्लियर हो गई कि जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। अब बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल नॉन लिविंग बॉडी है, कंटेनर भी नॉन लिविंग बॉडी है। हाँ, तो मैं एक दफा और क्लियर कर रहा हूँ, आप सोचे, दोबारा सोचे मेरी बात पे, कि मॉलिक्यूल कंटेनर की छत से टकराया, अब अगली दफा वो वॉल से टकराएगा, तो वॉल कितनी दूर है इसका तो मॉलिक्यूल को नहीं पता ना। मोहम्मद अफान के अलावा और कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, मोहम्मद अफान के अलावा कितने लोग हैं और ऐसे हैं?
अच्छा, आप कितने लोगों को अभी भी वॉइस का प्रॉब्लम है? यस, आवाज़ की कुछ बेहतरी हुई? चले जी, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी तो फिर आगे से कैसे बात करूँ? तो मैं एक दफ़ा और रिवाइज कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई कंटेनर की जो छत है, पिस्टन, मॉलिक्यूल उससे टकराएगा, वापस मुड़ेगा, फिर वॉल पता नहीं कितनी देर दूर आएगी। फिर वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 का डिस्टेंस तो इंसान के कंट्रोल में है, तो इंसान ने कम रखा है, ज़्यादा रखा है। फिर वॉल नंबर 2 और 3 का डिस्टेंस पता नहीं कितना है। फिर वॉल नंबर 3 के बाद वो मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो मॉलिक्यूल तो खुद मूव कर रहे हैं, तो वो कब आएंगे कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो कोलिजन है वो मॉलिक्यूल के कंट्रोल में नहीं है। रास्ते में ऑब्जेक्ट आएगा, वो टकरा जाएगा। तो अगर कोलिजन मॉलिक्यूल के कंट्रोल में नहीं है, तो डिस्टेंस उसके कंट्रोल में कैसे होगा? कभी जल्दी टकरा जाएगा, कभी देर से टकराएगा, कभी डिस्टेंस कम होगा, कभी डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस मसले को हल करने के लिए आप पॉइंट नंबर 7 पढ़ के मुझे बताएं कितने लोगों को क्लियर है। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि जो फ्री पाथ है उनके जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। अब ये मसला हल करना है। आंसर अलग अलग आ रहे हैं, किसी का आंसर कम आ रहा है, किसी का ज्यादा आ रहा है, कोई फ्री पाथ छोटा आ रहा है, कोई फ्री पाथ बड़ा आ रहा है। तो हम कंफ्यूज हैं कि आंसर इतने सारे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए पॉइंट नंबर 7 है, अगर आप पढ़ें और मुझे कंफर्मेशन दे दें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉइंट 7 कह रहा है कि भाई जितने भी फ्री पाथ आपने पढ़ने, क्योंकि कोलिजन आपकी मर्जी से, आपने 2 कोलिजन पढ़ने, 5 पढ़ने, 10 पढ़ने, मर्जी। तो जितने भी अवेलेबल फ्री पाथ आपके पास हैं, कम या ज़्यादा, छोटे या बड़े, उसका आप एवरेज ले लो। और एवरेज लेने के बाद जो एक आंसर आएगा वो फिर आप इस्तेमाल करो, क्योंकि उसमें सारे आंसर शामिल होंगे। और कैलकुलेशन के बाद एक आंसर आ जाता है तो वो फाइनल आंसर माना जाता है। दैट सिंगल आंसर इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। सबको क्लियर है ये बात? अगर अगर फ्री पाथ सेम होते, जैसा कि आप लोग शुरू में कह रहे थे, तो फिर एवरेज लेने की जरूरत ही नहीं थी। एक ही तो आंसर आ रहा है सबका। पर तय हो गया कि वो सेम तो आ नहीं रहे, वो तो डिफरेंट आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन करते हुए तो बड़ी टेंशन है, आंसर छोटा वाला लें या बड़ा वाला लें, क्या करें। ऑल्दो के इसके नुमेरिकल सिलेबस पे नहीं है, पर जिसके भी सिलेबस में होंगे वो तो फंस जाएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए हल क्या निकाला कि जितने भी फ्री पाथ अवेलेबल हैं, हमारे पास 4 फ्री पाथ अवेलेबल थे, किसी के पास 8 होंगे, किसी के पास 10 होंगे। तो उनका आप एवरेज ले लें, यानी उनको जमा करके, जैसे 4 फ्री पाथ है तो जमा करके 4 से डिवाइड कर, तो एक सिंगल आंसर आ जाएगा, जो कि फिर कैलकुलेशन में आराम से इस्तेमाल करें आप। दैट सिंगल आंसर इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो अब ये मीन फ्री पाथ की हेडिंग डाल के लिखे सब, शाबाश। और हम पूरा रिपीट कर देता हूँ, मसला नहीं है, पर तेज करूंगा क्योंकि मैं 5-6 दफा रिपीट कर दिया, लोग बोर हो जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि ये तय हो चुका है कि फ्री पाथ डिफरेंट आ रहे हैं। ये तय हो गया कि फ्री पाथ क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ये तय है। तो वो जो डिफरेंट किस्म के आंसर आ रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, उसको इस्तेमाल करने में टेंशन है कि छोटा आंसर इस्तेमाल करें, मीडियम आंसर इस्तेमाल करें। 4 सेंटीमीटर भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 सेंटीमीटर, समझा रहा हूँ। तो अब ये आप कैसे इस्तेमाल करें, छोटा वाला डिस्टेंस लें, बड़ा वाला, कंफ्यूज है आप। उस कंफ्यूजन से निकलने का हल किताब ने निकाला कि भाई जितने भी आंसर आपने निकाले हैं, 4, 5, 6, उनका आप एवरेज ले लो। एवरेज लेने से फायदा क्या होता है कि एक आंसर आ जाता है। बस एंड कर रहा हूँ लेक्चर, जैसा एंड कर रहा हूँ लेक्चर, मुझे भी नमाज पढ़नी। बस ये पॉइंट नंबर 8 आपसे सुनूंगा मैं 2 मिनट में, फिर लेक्चर एंड होगा। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस हमने निकाला है सारे फ्री पाथ का, उसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। जितने भी फ्री पाथ है उन सबका जो एवरेज होगा उससे हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, चलिए मीन फ्री पाथ में लिख लें सब। the average of the average distance of the average distance of all the average distance of all available free paths, the average distance of all available free paths, हाँ भाई, the average distance of all available free paths is called mean free path. The average distance of all available free paths is called mean free path. Is called mean free path.
चलें जी, तो अब आखिरी 2 मिनट में बस मुझे पॉइंट नंबर 8 जो है वो मैं चाहता हूं कि आप पूरी क्लास जो है 2 मिनट से ऊपर नहीं लगाएं। 30 सेकंड आप लगाएंगे, उसके बाद 30 सेकंड मैं लगाऊंगा। अब आज के लेक्चर का निचोड़ ये है कि पॉइंट नंबर 8 आपको मेरी मदद के बगैर समझ में आए। अगर पॉइंट नंबर 8 आपको मेरी मदद के बगैर समझ में आ गया तो समझो आपने आज के लेक्चर में जबरदस्त समझा है, वरना अदरवाइज कोई ना कोई जाहिर सी बातें कमी है जिसको पूरा करना। तो 30 सेकंड आपके पास है और आप पॉइंट नंबर 8 स्क्रीन से पढ़ के फैसला करो कि क्या आपको उसका मैसेज क्लियर हो रहा है कि नहीं। और चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन देना है आप सबने। एक बंदा भी ऐसा नहीं चाहिए जिसको मसला और वो लिखे नहीं, लिख दें आप क्या क्लियर नहीं है। जो आपने आज के लेक्चर में पढ़ा है वो सारी बातें इसमें हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए पॉइंट नंबर 8 आपके जहन में आना चाहिए। जिसको कंफ्यूजन है वो वेट करें, मेरा मैंने भी बताना है, कोई इशू नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। वैसे चले भाई पूरी क्लास सुने क्योंकि टाइम हो गया लेक्चर का एंड का, नमाज पढ़नी है। और बस ये आज का टारगेट था मेरा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पॉइंट नंबर 9 पे बात करेंगे। अब देखो पॉइंट नंबर 8 सुन लो फिर लेक्चर एंड करते हैं। देखो हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था गैस मॉलिक्यूल से बनती है, ये पुराना पॉइंट हो गया। गैस नंबर 3 में हमने पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल फ्री मोशन करते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, क़यामत तक चलेंगे, रास्ता मिलता जाएगा, चलते रहेंगे और रुकते नहीं। फिर पॉइंट नंबर 5 और 6 7 तीनों में हमने पढ़ा कि जब वो फ्री मोशन करेंगे तो रास्ते में ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वॉल्स आएंगी, दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे जिससे वो टकराएंगे, कोलिजन। और फिजिक्स में आपने पढ़ा है, मैट्रिक फिजिक्स में, कि भाई वेयर देयर इज कोलिजन देयर इज फोर्स। एक बॉल को दीवार पे मारूंगा फोर्स लगेगी। वेयर देयर इज कोलिजन देयर इज फोर्स। ऐसा हो नहीं सकता कि कोलिजन हो और फोर्स ना हो। तो जब गैस का मॉलिक्यूल टकराएगा दूसरी चीजों से तो वो फोर्स लगाएगा। वो अलग बात है कि वो बहुत छोटा सा है, माइनर सा, तो जो फोर्स होगी वो बहुत कम होगी, वो एक अलग बहस है, पर फोर्स तो होगी। और अगेन फिजिक्स का मानना यह है कि फोर्स हो और प्रेशर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा। तो सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं शुरू से आखिर तक कि गैस में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल फ्री मोशन करते हैं, फ्री मोशन की वजह से टकराते हैं दूसरी चीज़ों से, टकराकर उनके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स का मतलब उनके ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाते हैं, प्रेशर। या अगर आपको प्रेशर अभी मुश्किल लग रहा है, फोर्स पे रुक जाएं आप, क्योंकि फोर्स और प्रेशर मेरे नज़दीक दो अलग अलग चीज़ें तो है ही नहीं। फिजिक्स आप पढ़कर आए एक ही चीज़ है, फॉर्मूले में रख देंगे तो फोर्स को तो प्रेशर निकल आएगा, वरना फोर्स तो है। अब मुझे चैट बॉक्स पे ओके दें ताकि मैं मुतमईन हो जाऊंगा। हाँ मोहम्मद अफान, आपने अच्छी अंग्रेजी लिखी है, बिल्कुल सही है। फोर्स और प्रेशर, फोर्स और प्रेशर, सबको क्लियर हुआ है? अच्छा अब देखिए हमने पहला भी खत्म कर लिया छुट्टियों के बाद, तो आई होप कि आपने अब 3 दिन में अंदाजा लगा लिया होगा, पैटर्न भी आपको आ गया होगा। तो आप लोग एक फीडबैक दे सकते हैं मुझे कि आज प्रेशर में लिखवा नहीं रहा हूँ, लेक्चर में एंड कर रहा हूँ। तो इन तीनों लेक्चर में तमाम चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। कोई अगर आप चाहते हैं कोई मुझे एडवाइस करना, कोई मसला अगर आपको लगता है, कोई भी ऐसी बात, तो आप मुझे बोल सकते हैं। ये जो चैट बॉक्स है ये खुला हुआ है तो मैं पढ़ लूँगा। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऑनलाइन हम आपके लिए भी नहीं आए, मेरे लिए भी नहीं आया, तो हमने इस पूरे हफ्ते में काफ़ी मेहनत की है दोनों ने मिलकर, मैंने और आपने, कि चीज़ें क्लियर हों। तो आई होप कि सबको क्लियर है। अगले हफ्ते थर्सडे को हम मुलाकात करेंगे। आपने उसमें हमने बता देना है कि आपको अगर कोई परेशानी है, परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह थर्सडे को टाइम पे हम मिलेंगे 7 बजे और बात को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम मुलाकात करेंगे थर्सडे को। तो थर्सडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़ है। सबको दुआ में याद रखिएगा। नमाज मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी पढ़ें।
और सबके लिए दुआ करें कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं और फिज़िकल लेक्चर शुरू हो ताकि हम और इन्जॉय करें। तो अभी के लिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।